नमस्कार। एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और वो हैं उपचुनाव को लेकर। पूरे राजस्थान में 4 स्थानों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें जिस सीट को हॉट सीट माना जा रहा है वह है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, जहां से राजस्थान के जो मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल का देहांत हुआ और ये सीट खाली होने के कारण यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करें तो एकमात्र नाम आ रहा है मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारी दावेदारियां हो रही हैं और होने वाली हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि योग्यता किस में है। मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं और मेरे सारे दर्शक यूट्यूब हो या टीवी सब जानते हैं कि मैं सही कहने वाला हूं। अगर योग्यता की बात करें तो एक योग्य व्यक्ति जो टिकट का प्रबल दावेदार है मेरे साथ है, BL भाटी। अगर प्रशासनिक पकड़ की बात करें या राजनीतिक बात करें, समाज सेवा की बात करें, किसी मामले में कम नहीं है, क्योंकि आप OSD रहे हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग के और राजस्थान के पूर्व प्रवीण मंत्री यूनुस खान जी के साथ आप काम कर चुके हैं। वर्तमान में आप प्रदेश संगठन मंत्री है अनुसूचित जनजाति के, यानी प्रदेश नेतृत्व भी आप कर रहे हैं। ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है आम जनता के लिए और नेताओं के लिए कि टिकट किसको दी जाती है। आज मैं पहुंचा हूं मेरे उसी कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि मैं लगातार लोगों से बातें कर रहा हूं, पब्लिक के सामने उन चेहरों को रखने का प्रयास कर रहा हूं जो टिकट के दावेदार है। और मेरी नज़र में ये व्यक्ति पूरी तरह से योग्य भी है, क्योंकि बिदासर में पंचायत चुनाव में आपका कार्य बहुत शानदार रहा और राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी इस बात को स्वीकार किया। आइए BL भाटी से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं। हालांकि आप पिछले 3-4 वर्षों से सुजानगढ़ में सक्रिय है, लेकिन आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में हमारे दर्शक, हमारी जनता जरूर जानना चाहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज सबसे पहले तो आपको इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मैं, चाहे सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से भी हो, आप जनता से मुझे जुड़ाने का ये एक आपने प्रयास किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपने मुझे परिचय और पृष्ठभूमि के बारे में क्वेश्चन किया है। तो देखिए तिवारी साहब, 2018 तक मैं राजकीय सेवा में था जी। सार्वजनिक निर्माण विभाग में मैंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएं दी और 18 में करते करते मेरे मन में ये जब विचार आया कि मुझे मेरा राजकीय सेवा के साथ साथ जो जनसेवा का मार्ग है वो मुझे अपनाना चाहिए। उसके लिए मैंने घर में सलाह करके और मेरा मार्ग अपनाया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने अच्छे संस्थान से करी, IIT दिल्ली, जिसको पूरे देश में एक अच्छा संस्थान माना जाता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद राजकीय सेवा में मेरा 2-4 जगह और भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने राजस्थान को प्रीफर किया और राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग में सेवा करने का मौका अवसर मिला। 2018 के बाद में मैं यहाँ हूँ। मूलतः तो ठीक है, जन्म जहाँ हुआ मेरा वो ये सुजला अंचल में ही, सुजला क्षेत्र का ही पार्ट है। सुजला को अपन ने सुजानगढ़, जसवंतगढ़ और लाडनू को मिला के अपने एक सुजला क्षेत्र का यहाँ कर रखा है हमने पूरा क्षेत्र। और यहाँ की जनता प्रयासरत है कि सुजला एक अपने आप में उभरे नाम, और उसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। मूलतः वहाँ का हूँ। बाकी जहाँ राजकीय सेवाएं रही वहाँ हम लोग गए, और राजकीय सेवानिवृत्ति के बाद मैंने मेरा कर्म क्षेत्र, क्योंकि जब मेरा मन में ये विचार आया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए तो मैं कौन सी जगह को चुनूं और वहाँ जनता के बीच में जाके अपने आप को प्रस्तुत करूं, अपने आप को पेश करूं, उनकी सेवा का अवसर मैं लेऊं, तो मुझे सुजानगढ़ सबसे अच्छा एक जो लोगों का प्यार मिला, उस प्यार ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित जो किया वो सुजानगढ़ में किया। और 18 की सेवानिवृत्ति के बाद मैं यहीं निवास करता हूँ और मेरे पास कोई दूसरे काम है नहीं। मैं जनता के बीच में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अंतिम से अंतिम ढाणी में जो बैठा हुआ आदमी वहाँ तक मैं जाऊँ, और इसी विचार से मैं जनता के बीच में आके काम कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से क्योंकि जनसेवा करने के लिए माध्यम राजनीतिक क्षेत्र होता है, और राजनीतिक क्षेत्र में जाने के लिए जनता का प्रतिनिधि बनना और जनता उसको स्वीकार करे, तो उसके लिए किसी न किसी पार्टी के माध्यम से आपको अपने आप को जनता के सामने लाना पड़ेगा। तो मैंने 18 से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की
और बीच में कोरोना काल को निकाल दें तो लगभग 1.5 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो काम है उसको राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि ये बंदा काम करने वाला है। और हाल ही में मुझे राजस्थान अनुसूचित जाति मोर्चा जो प्रदेश स्तरीय संगठन है उसमें मुझे उपाध्यक्ष की दावेदारी, पूरे प्रदेश उपाध्यक्ष की दावेदारी पार्टी ने दी है। तो आपके माध्यम से मैं पूरे नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अपना आप में भी ये खुशी महसूस करता हूं कि मैंने जो पिछले 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया उसका मुझे ये इनाम दिया कि वास्तव में मैं काम सही दिशा में और सही सोच के साथ कर रहा हूँ। ये मेरा विचार था। भाटी जी, बातचीत हम इस परिक्षेत्र के बारे में करना चाहेंगे। आप पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में और आपको पूरा अनुभव है, क्योंकि प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव आपसे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है किसी के पास है, क्योंकि आपने इस क्षेत्र में कार्य किए हैं। सुजानगढ़ में पिछले 3 वर्षों में कार्य करते हुए आपको क्या लगा कि इतना बड़ा शहर है, इतना प्रतिष्ठित शहर है और लोग आज भी समस्याओं का रोना रोते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर आप कार्य करना चाहते हैं सुजानगढ़ में, जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने इसको अपना कार्य क्षेत्र चुना है? हाँ, निश्चित रूप से शिव जी, सुजानगढ़ का जब नाम आता है तो सुजानगढ़ कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। आप अगर फिल्मी दुनिया को भी जाके देखो, बॉलीवुड का जो क्षेत्र है, बॉलीवुड को महान जो बनाया है, वहाँ महान जो हस्तियाँ गई है, उनका जन्म स्थल सुजानगढ़ रहा है। लता मंगेशकर जी, जिनको अपन इनसे ज़्यादा तो कोई गायत्री और कवि मतलब नहीं है ना, इतनी अच्छी आवाज़ मधुर, जिसको कोकिला स्वर कोकिला अपन ने उपाधि दी है और देश में भारत रत्न है। तो उनके जो गुरु थे वो भी सुजानगढ़ के ही जन्म जाए हैं। आप देखिए, है ना, खेमचंद जी। और राष्ट्र कवि कन्हैयालाल जी सेठिया हैं, जिनको कितने सम्मान से देश में माना जाता है। धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे, इस पर देव रमन ने आवे, ईरो नर जस नर नारी गावे। क्या कविता लिखी है उस इंसान ने, उस इंसान का, उस कवि का जन्मस्थल भी है। तो मेरा एक विज़न है कि सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल, अब धार्मिक क्षेत्र की भी अपन बात करें तो आप देखिए सालासर, आपके सुजानगढ़, आपके गोपालपुरा, आपके छापर, आपके मालासी, शानन, बिदासर, जोगलसर, आप देखिए पूरा जो क्षेत्र है और एक नेटवर्क की तरह सांस्कृतिक रूप से डेवलप हो रखा है। तो इसको भी हमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उभारने की आवश्यकता है। यहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र में, यहाँ के दूसरे जो व्यापारिक क्षेत्र में जितने यहाँ पे जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हुए हैं, उनको उभारने की आवश्यकता है। उनके चरित्र को जनता के सामने और युवाओं के सामने रखने की आवश्यकता है। तो मेरा एक तो ये प्रयास रहेगा। और फिर रहे फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में शिव जी ये होता है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं इंसान को मिलनी चाहिए, उनकी तरफ भी यहाँ के नेतृत्व का ध्यान बहुत मजबूती से जाने की ज़रूरत है। मूलभूत आवश्यकताओं से निश्चित रूप से सुजानगढ़ को बहुत बड़ी आवश्यकताएं हैं, इस पे चिंतन नहीं किया गया। और मुझे ये मानना है, मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बाज़ार में गया, गाँव में लोगों से मिला, शहर के लोगों से मिला, तो शहर के लोगों का मोटा मोटी ये भाव रहता था कि साहब हमारे तो आखिरी MLA जो रहे वो फूलचंद जी जैन साहब रहे। तो मैंने कहा अरे फूलचंद जी जैन साहब कौन हो गए? ठीक है, तो मैं जब बैकग्राउंड में गया तो आप देखिए 1977 के बाद सुजानगढ़ क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। 1977 से पहले के जो चुनाव थे 1952 से लेके 1977 तक, तो सामान्य सीट के रूप में सुजानगढ़ रही। तो लास्ट जो विधायक यहाँ के रहे वो फूलचंद जी जैन रहे। तो मैंने फूलचंद जी का बैकग्राउंड पता किया, पता चला कि उस इंसान ने सुजानगढ़ को डेवलप करने के लिए बहुत सारे प्लान बनाए और क्षेत्र के लिए बहुत सारी योजनाएं लोगों के दिमाग में डाली। लोगों ने ये सोचा कि यार ये विधायक है जो हमारे बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचता है। उसके बाद जो नेतृत्व आया, अब मैं इसको आरक्षण का दोष नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ नेतृत्व को दोष मानता हूँ। नेतृत्व में मैं जो टिकट देने वाले हैं उनको दोषी मानता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर था, हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे त्रुटि रही है। अगर आप सही तरीके से सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स करते तो निश्चित रूप से सुजानगढ़ मतलब जो है अच्छा डेवलप करता। तो फिजिकल डेवलपमेंट की यहाँ बहुत आवश्यकता है। लोगों की जीवन यापन में बाधाएं आ रही है, लोगों को रोज़मर्रा में बाधा। आप देखिए
आज जैसे मैंने कई जगह जिक्र भी किया, सार्वजनिक रूप से भी ये बात रखी है कि सुजानगढ़ जो है एक प्याले की तरह बसा हुआ है, प्याले में बसा हुआ है। तो जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में जो निचला क्षेत्र है, विशेषकर गांधी चौक, घंटाघर और नई आबादी और ये जो बसावट आपकी हुई है, मार्केट हॉस्पिटल का एरिया है, इस और बाज़ार, मुख्य बाज़ार वहीं है, हॉस्पिटल वहीं हैं, स्कूलें वहीं हैं, तो सारे में पानी भर जाता है। और ये कोई अचानक पानी भरता हो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो जब से बसावट हुई तब से इसलिए राजनीतिक नेतृत्व तो इसमें निश्चित रूप से जिम्मेदार है कि हर बारिश में लोग परेशान होते हैं। तो उसका सुधार कौन करेगा? जनता तो क्या करती है, पानी है भाई निकल जाएगा, फिर बाहर निकल जाएंगे, उसके 2-4 घंटे परेशान होना है या 2 दिन परेशान होना है, वो परेशान हो लेगी, क्योंकि उसने तो नियति मान ली प्रकृति की कि हमें तो ये सहन करना ही है। उसका छुटकारा दिलाने के लिए राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से अच्छा राजनीतिक नेतृत्व होगा तो इस समस्या को समझेगा। वो वही समझेगा जो उस पानी में चलेगा। मैं अभी बरसात हुई, पिछले साल हुई, मैं बरसात में गया, वहाँ देखा लोग घरों में थे, मैंने कहा यार लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। और ये हमारी कमजोरी आज इस भारत देश के अंदर, राजस्थान के इस सुंदर कस्बे में, ये कस्बा इतिहास में बहुत प्रतिष्ठित कस्बा है, जहाँ इतने बड़े बड़े सांस्कृतिक धरोहर है, ये बहुत हस्तियाँ हुई, उस कस्बे का भी विकास करने के लिए हमारा राजनीतिक नेतृत्व सोच नहीं रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने सबसे पहला प्लान बनाया कि निश्चित रूप से अगर मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ काम करने का मेरा क्षेत्र बना लिया, तो मैं इस समस्या से लोगों को निजात दिलाऊंगा। मॉर्निंग वॉक में मैं जाता हूँ, अब उचित स्थान नहीं मिल रहा। बहुत सारे क्रिकेट के, कबड्डी के खेल मैदानों के बच्चे मुझे कॉल भी करते हैं, मैं जाता हूँ उनके साथ, तो अच्छा खेल स्टेडियम नहीं मिल रहा। अभी एक यहाँ टूर्नामेंट हुआ सुजानगढ़ के पश्चिम में, खेत में बच्चे क्रिकेट का टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें जब खेजड़ियों के बीच में खेल रहे हैं, और टूर्नामेंट। अब मुझे बताइए, खेजड़ी में आप क्रिकेट खेल रहे हो और खेजड़ियाँ, तो ये हमारी कमी है, ये उन बच्चों की कमी नहीं। बच्चे खेलना चाहते हैं, हम उनको मौका नहीं दे रहे। तो बहुत अच्छे खेल स्टेडियम की ज़रूरत है। हॉस्पिटल्स, आप मेन मार्केट में जाके आप हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल की अप्रोच अच्छी नहीं, हॉस्पिटल का एरिया अच्छा नहीं, ठीक है। और जब सुविधाएं नहीं होगी तो जो अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो कोशिश करेंगे कि हम यार उस जगह जाएं जहां सुविधाएं हैं। इसलिए हमें डॉक्टर्स की भी कमी महसूस होती है। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे आंदोलन करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता ज्ञापन देते हैं। आज इस डॉक्टर, अभी सोनोग्राफी मशीन पड़ी थी, आपने मीडिया में देखा होगा, सोनोग्राफी मशीन है, डॉक्टर नहीं है, ज्ञापन देना पड़ रहा है। तो ज्ञापन जब सरकार तक जाएगा, थोड़ा हल्ला गुल्ला होगा तो एक डॉक्टर लगा देंगे, फिर डॉक्टर सोचते हैं यार यहाँ तो सुविधाएं नहीं है, वो भाग लेता है। तो निश्चित रूप से हमको एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटियाँ देनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, और एजुकेशन फैसिलिटी। गर्ल्स कॉलेज की इतनी आवश्यकता है, गर्ल्स कॉलेज आज तक नहीं खुला। अब देखिए, गर्ल्स कॉलेज की आवश्यकता है, नर्सिंग कॉलेज की आवश्यकता है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज की आवश्यकता है। यहाँ बच्चे कहाँ जाएंगे? आज इस क्षेत्र के, विशेष रूप से शेखावाटी और ये जो एरिया है, सीकर, नागौर, चूरू और झुंझुनू, ये 4-5 जिले ऐसे हैं जो देश की सेना में अपने जवानों को सबसे ज़्यादा भेजते हैं, इन 4-5 जिलों के, ठीक है। अब सेना का भर्ती का यहाँ पे एक कैंप कार्यालय होना चाहिए, मेरा मानना है। सैनिक कल्याण कार्यालय, सैनिक कल्याण अधिकारी यहाँ बैठना चाहिए, और यहाँ के युवाओं को आगे भेजने के लिए वो खुले। उद्योग क्षेत्र में यहाँ कमी हो रही है, आप रिको का ऑफिस यहाँ खुले और नए औद्योगिक क्षेत्र यहाँ विकसित हो, ये यहाँ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अच्छा, उसके साथ साथ जो सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज में जिला स्तर के ऑफिसेज जितने हैं वो सब यहाँ आने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, सुजानगढ़ की जो मेन जो पृष्ठभूमि है वो जिला स्तरीय पृष्ठभूमि है। सुजानगढ़ कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। आज़ादी से पहले भी इसको, जब राजा महाराजा का राज था, तब भी सुजानगढ़ को जिले का दर्जा हासिल था। यानी आपके लिए ये मामला बहुत ही अहम है, सुजानगढ़ जिले बने। मैं इसको अहम मानता हूँ, क्योंकि सुजानगढ़ को सुजानगढ़ कर दिया, सुजानगढ़ को सुजला से अलग कर दिया। मैं इसको सुजला में मिलाना चाहता हूँ। मेरा ये भाव है कि सुजला के रूप से ये डेवलप हो, और सुजला में सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनों को जोड़ के हमने सुजला बनाया है। सुजला एक सुजला के रूप में डेवलप हो, ये मेरी सोच रहेगी। जहाँ मुझे मौका मिलेगा इस रूप से प्रयास करके, और इस सुजला को वापस उभारने का प्रयास मैं करूँगा। बाटी जी, टिकट की दावेदारियाँ लगातार चल रही है, इसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्योंकि मैंने कल जैसे दावेदारियाँ बढ़ रही है, मैंने एक विचार किया कि अगर हम पंचायत चुनाव और नगर परिषद के चुनाव की बात करें, तो अगर खेमाराम मेघवाल की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी प्रधान बन गई। अगर हम संतोष मेघवाल की बात करें तो वो भी विधासर के समय प्रधान है। अब आपने भी उनसे ज़्यादा मेहनत की, तो आप इस टिकट की दावेदारी में आपको कितना मजबूत अपने आप को मानते हैं?
देखिए, मेहनत की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो मैं हमारे दोनों प्रधानों को, जो विदा सर और सुजानगढ़ में बने, उनको बधाई देता हूँ। और ये तो एक पार्टी का सामूहिक प्रयास था, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई नहीं जीतता है, सामूहिक प्रयास है। और मैं, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया कि मैं 1.5 साल से 2 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बन के मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो भी मेरे पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए मैं काम करूँ। मैं इस सोच से नहीं कर रहा कि मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, मैंने उस मजबूती से काम किया और निश्चित रूप से जनता ने हमारी बात को सुना और जनता ने हमारे को नेतृत्व दिया। दोनों प्रधान बने हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। नगर परिषद और नगर पालिका दोनों का जहां तक प्रश्न है, तो कुछ तो राजनीतिक तत्कालीन जो हमारे आज वो नहीं हैं, मैं उनको सम्मान और आदर करता हूं, माननीय भंवरलाल जी मेघवाल साहब। तो जो वार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मैं इसका कारण ये भी मानता हूँ कि वार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटी इकाई बना के शहर का विकास करने का एक माध्यम होता है, ताकि मतलब जो है वार्ड को छोटी इकाई बना के और एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जाए कि भाई ये रोड जा रही है, 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 ताकि इस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि बने और इसका वो विकास करे। लेकिन जिस तरीके से वार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पॉपुलेशन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है और एरिया वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है, कहीं तो लंबा बना दिया, कहीं टेढ़ा बना दिया। तो ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जो बने हुए हैं, उसकी वजह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यह नुकसान झेलना पड़ा सुजानगढ़ में। लेकिन ठीक है, पार्टी ने बहुत मेहनत करी, मजबूती से मेहनत करी। 2 में से 1 में भारतीय जनता पार्टी के जो है मिला है, चेयरमैन बने हैं। और सुजानगढ़ में भी वोटों के हिसाब से पार्टी को वोट अच्छे मिले हैं, वोट लगभग बराबर वोट हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। लेकिन सफलता कांग्रेस को मिली है, तो कांग्रेस के चेयरमैन को भी मैं, क्योंकि वो शहर का प्रथम नागरिक है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कांग्रेस और बीजेपी मन में नहीं रखते हुए पूरे शहर का मजबूती से विकास करे। उनको भी मैं बधाई देता हूँ। इस दौड़ में, टिकटों की दौड़ में आप अपने आप की दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? देखिए शिव जी, आप तो बात जो है राजनीतिक क्षेत्र की बात है, तो टिकट की दावेदारी तो, क्योंकि अभी नगर पालिका चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, जिला परिषदों के चुनाव हुए, मैंने कहीं दावेदारी मेरी करी नहीं। मेरा ये मानना है कि मैं जिस स्तर का मेरी विचारधारा है और मैं जिस स्तर पे काम कर सकता हूँ, मुझे राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को उस स्तर पे पेश करना चाहिए। ये मेरा सोच है। मैं ये मानता हूँ कि मैं मूलभूत जो लोगों की बातें हैं, मूलभूत समस्याएं मान लें, मूलभूत विकास की जो मुद्दे मान लें, उनको मैं उचित प्लेटफॉर्म पे जहाँ ले जाऊँ, उसके लिए मेरी काबिलियत है, मुझे वहाँ अपनी दावेदारी करनी चाहिए। इसलिए मैं निश्चित रूप से विधायक की दावेदारी में और आगे की दावेदारी में मैं रहूँगा। उच्च निचले स्तर वालों को मैं सहयोग करूँगा। नीचे मैंने दावेदारी भी नहीं करी। विधायक की दौड़ में और टिकट की दौड़ में मैं अपने आप को बिल्कुल दावेदार मानता हूं, और मैं इसी उद्देश्य से, जनसेवा के उद्देश्य से, मैं मेरी सरकारी नौकरी छोड़ के मैं इस उद्देश्य से आया हूं। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ सुजानगढ़ क्षेत्र को, सुजला क्षेत्र को मैं अपना कर्म क्षेत्र बना के मैंने यहीं किया है। मैंने और कहीं से दावेदारी भी नहीं करी। 2018 में मैंने नौकरी छोड़ने के बाद मैंने यहाँ के लोगों से जब मेरा अपनत्व पैदा हुआ, यहाँ के लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, यहाँ के लोगों ने मुझे अपनाया, उससे मुझे लगता है कि मैं इन लोगों के बीच में रह के काम कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ सुजानगढ़ क्षेत्र को चुना और 18 की सेवानिवृत्ति के बाद में सुजानगढ़ में स्थायी रूप से मैं निवास कर रहा हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ और मजबूती से मेरी दावेदारी, मैंने मजबूती से दावेदारी रखी है। हमारे पर्यवेक्षक आए थे, गुलाब चंद जी कटारिया साहब आए थे, सीनियर लीडर हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और विधानसभा में प्रतिपक्ष के भी नेता हैं, बहुत मजबूत और सीनियर और समझदार लीडर हैं। उनके सामने मैंने रखा, साहब मैं इस भाव से ही आया हूँ, जनता भी मुझे पसंद करती है, इसलिए मुझे पार्टी मौका देगी तो, और मुझे देना भी चाहिए। पढ़ा लिखा भी हूँ और काम किया हूँ, अनुभवी भी हूँ, तो सारे गुण हैं। दूसरा, पार्टी में मैं अच्छे पद पे काम कर रहा हूँ, इसका मतलब पार्टी नेतृत्व भी मुझे मानता है कि ये प्रदेश स्तर का आदमी है, इसलिए प्रदेश स्तर का उन्होंने पद दिया। तो निश्चित रूप से मैंने मजबूती से दावेदारी मेरी यहाँ करी है और पार्टी मुझे मौका देगी, क्योंकि मौका तो पार्टी देनी है। और पार्टी का जो सिलेक्शन का सिस्टम है वास्तव में अच्छा चल रहा है। कल एक एक आदमी से उन्होंने बंद कमरे में बुला के उन्होंने पूछा और लिखित में नाम लिए बिना दस्तखत कराए कि आप तो नाम लिख के दीजिए कि आप प्रथम प्राथमिकता किसको मानते हैं।
तो पार्टी पारदर्शिता से काम कर रही है और सिलेक्शन जो होगा निश्चित रूप से अच्छे आदमी का सिलेक्शन होगा। और दावेदारियाँ कर रहे हैं यहाँ पे 10-12 लोग दावेदारी में आए हैं, तो ये मैं प्रजातंत्र की जीत मानता हूँ इसको, कि जितने ज़्यादा दावेदार प्रजातंत्र में होते हैं उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। ये लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है और ये भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। आपने कांग्रेस में देखा होगा, कांग्रेस में आपको टिकट के दावेदार के साथ एक है, जो भंवरलाल जी जो एक्स मिनिस्टर थे जो थे, उनके बेटे को ही मिलेगी। अरे भाई क्यों बेटे को मिलेगी, क्यों मिलेगी बेटे को? ये कोई वंशानुगत तो है नहीं। यहाँ भी सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, यहाँ भी कांग्रेस में भी नेतृत्व तैयार होना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति क्षेत्र है, ये अनुसूचित जाति की सीट है, तो अनुसूचित जाति में अलग अलग वर्ग से नेतृत्व आना चाहिए। कहाँ दिक्कत हो रही है? तो क्यों नहीं कर रही? कांग्रेस को भी करना चाहिए। भाई भंवरलाल जी का बेटा, दूसरा आदमी क्यों नहीं? और इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो इतने लोग दावेदार आ रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल आप भी तिवारी जी इस बात को समझिए कि एक पार्टी जिसमें दावेदारों की संख्या ज़्यादा हो रही है, ये इस बार पार्टी में लोकतंत्र की मजबूती की बात सिद्ध करती है, अपना आप सिद्ध हो रही है। नहीं तो पार्टी ऊपर से थोप देती कि हम तो साहब एक्स आदमी को ही टिकट देंगे, आप तो उसका प्रचार करो, ठीक है। ये बात पार्टी नहीं मानती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है और निश्चित रूप से इनमें से सिलेक्शन जो होगा वो अच्छे कैंडिडेट का होगा। बिल्कुल सिलेक्शन होगा वो अच्छे कैंडिडेट का होगा। एक आखिरी सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो मूल अगर हम ढांचे की बात करें, संगठन की बात करें, तो अभी भी धर्म संकट की स्थिति है कि लोग जो चलन में जो नेता आ रहे हैं उनके ज़्यादा साथ रहते हैं। हालांकि ये बड़ी समस्या नहीं है। रतनगढ़ का उदाहरण लें, अविनाश महर्षि बीजेपी में आए थे, पार्टी संगठन उनके साथ नहीं था, लेकिन टिकट मिलने के बाद लोग उनके साथ हो गए थे। तो इस सामंजस्य को आप कैसे बिठाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी दावेदारी और ज़्यादा मजबूत हो सके? देखिए क्या होता है कि जो पार्टी के मंडल और नीचे लेवल के जो पदाधिकारी मनोनीत होते हैं, वो सारे के सारे मनोनीत लोग होते हैं, है ना। अब मनोनयन उनका कौन करता है? जो उस क्षेत्र का राजनीतिक नेतृत्व होता है, ठीक है, और ताकतवर जो राजनीतिक नेतृत्व होता है। मैं तो अभी दावेदारी कर रहा हूँ, उनका जो मनोनयन हुआ है वो पार्टी ने यहाँ के राजनीतिक जो नेतृत्व था उसको पूछ के किया, ठीक है। तो जो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व जिस पार्टी का होता है, निश्चित रूप से उन्हीं लोगों का नाम देगा जिनको वो जानता है या जो उनके मतलब जो है साथ लेके काम करेंगे। तो अब वो जो मनोनयन हुए हैं वो भी सोचते हैं कि मुझे पद अमुक नेता के कहने से मिला है, तो वो अपनी वफादारी उसके प्रति रखेगा, एक बात पहली। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने और जितने कार्यशाला हो रही है, जितने मीटिंग्स हो रही है और जो लोगों को समझाया जा रहा है, उनको आज तक मैं तो जो जितनी पार्टी की मीटिंग्स हुई है, चाहे बड़ा लीडर तक आए हैं, गुलाब जी भी कल, अब गुलाब जी इस स्तर के नेता आ गए तो पूरा राजस्थान का नेतृत्व लेवल यहाँ आ गया। उनका भी जब ये भाव रहा कि भाई हमारे को चाहे टिकट 10 आदमी मांगे, 15 आदमी मांगे, हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन जिसको टिकट दे दी और जिसको चिन्ह मिल गया पार्टी का, सारे के सारे कार्यकर्ता, सारे के सारे पदाधिकारी उस जो है कैंडिडेट के पीछे रहेंगे और सब ने एक सहमति से हाथ खड़े करके ताली बजा के मजबूती से जयकारा लगा के कहा। तो ये थोड़ा सा जैसे आपको या मार्केट में ये हो सकता है कि जो मंडल स्तर के और नीचे के स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनकी एक बार निष्ठा तो जिसके साथ लगे हुए वहाँ रहेगी। और जैसे ही पार्टी ने एक कैंडिडेट डिसाइड किया तो सारे के सारे पार्टी के हिसाब से काम करेंगे, ये मेरा मानना है, मुझे विश्वास है। ऐसा नहीं है, कभी भी अलग नहीं हुए, पार्टी के साथ लोग काम करते हैं, सब जगह करते हैं। और सुजानगढ़ में निश्चित रूप से पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है, वोट बैंक से भी मजबूत स्थिति में है, और जातिगत समीकरण, क्योंकि जातिवाद है अभी देश में, तो अभी भी इस व्यवस्था को भी ढंग से बिठाने में हम लोग लगे हुए हैं कि अच्छा नेतृत्व यहाँ बने और पार्टी की निश्चित रूप से यहाँ जीत होगी, ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, एक बहुत ही सकारात्मक सोच वाले नेता हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है उसको सकारात्मक ढंग से लेकर बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। और मैंने पहले ही कहा है कि एक प्रशासनिक बड़े अधिकारी रहे हैं, राजनीतिक बड़ी हस्ती के साथ उन्होंने काम किया है, इसलिए दोनों अनुभवों के मामले में ये चीज़ इनके पक्ष में जाती है। और जैसा कह रहे हैं कि कल पार्टी के जो प्रभारी हैं गुलाब चंद जी कटारिया, जो कि उपचुनाव के प्रभारी है राजस्थान के, वो आए थे और ये तय हुआ था कि जिसको भी टिकट मिलेगा
उसके साथ सारे लोग रहेंगे, तो इस तरह की कोई समस्या नहीं है। यानी प्रत्येक पहलू को सकारात्मक ढंग से BL भाटी ले रहे हैं और एक व्यक्ति का ये प्लस पॉइंट होता है। और हम भी चाहते हैं कि सुजानगढ़ का नेतृत्व एक अनुभवी और अच्छा व्यक्ति करे, और ये तय पार्टी करेगी कि कौन योग्य हैं, लेकिन सुजानगढ़ की जनता भी चाहती है कि कोई अच्छा व्यक्ति जो आए, जो अनुभवी हो और साथ में प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में अच्छी पकड़ रहे। जी, कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? एक मैं आपको और निवेदन करूंगा, और जनता के ध्यान में ये चीज़ आनी भी चाहिए जी। 1977 में ये सीट आरक्षित हुई, ठीक है। आरक्षण जो मिलता है वो संविधान सम्मत है। संविधान जिसने बनाया, जिस निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको मैं नमन करते हुए आपको बात कहना चाहता हूँ कि संविधान निर्माता ने ये व्यवस्था करी। तो सुजानगढ़ का जो 77 से लेकर आज तक जो राजनीतिक नेतृत्व रहा, उसका भी ये फर्ज बनता था कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का यहाँ प्रॉपर सम्मान उनको मिले। उनके नाम से चाहे यहाँ उद्यान बने, उनके नाम से एक ऐसा चाहे पुस्तकालय बने, या ऐसा स्थल करके एक पूजनीय स्थल उनके नाम से बनना चाहिए। क्योंकि जो रिजर्वेशन की जो सीट हुई है, अगर जो इंसान रिजर्व की सीट पे खड़ा होता है और उसको ये पता ही नहीं कि मैं मेरी क्षमता से नहीं आया हूँ, मेरे तो संविधान मुझे ये सुरक्षा दे रहा है कि मैं यहाँ चुनाव जनता के बीच में आ रहा हूँ, तो और संविधान को बनाने वाला जो शख्स है, इस देश का महामानव है, उसके प्रति मेरी कृतज्ञता भी रहनी चाहिए। तो आज तक जो है इस चीज़ के बारे में भी यहाँ के नेतृत्व नहीं सोचा। तो ये भी मेरा एक मेरा इन सारे जो आपको बातें बताई उनमें ये भी रहेगा कि सेठिया जी का भी है, सेठिया जी, और ये मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया, इतने महापुरुष जो हुए हैं वो तो सर्व समाज के लिए सारा किया। और स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने वाला, जिस पर आज देश चल रहा है, ठीक है, उस संविधान निर्माता के प्रति भी हमारा फर्ज बनता है। और विशेष रूप से आरक्षित सीटों के जो लोग जीत के आते हैं या जो खड़े होते हैं, उनका तो विशेष फर्ज बनता है कि भाई तुम जो है आरक्षित सीट पे तो कोई तुम्हारे दम पे खड़े नहीं हो रहे हो, तुम्हारे को संविधान ने ये व्यवस्था करी है। और संविधान में व्यवस्था किसने करी? संविधान निर्माताओं ने करी। तो निर्माताओं की पूरी टीम का चेयरमैन जो था, वो नेतृत्व चेयरमैन को मिलता है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब उसके चेयरमैन थे। तो कम से कम जो रिजर्व सीट के लोग हैं उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। अब आप देखिए, मैं गांधी बस्ती में यहाँ गया, गांधी बस्ती तो है ही, गांधी बस्ती में भी काम किया हमने, सांसी बस्ती में मैं गया। अब सुजानगढ़ शहर में एक अनुसूचित जाति समाज की एक बस्ती छोटी सी, ठीक है, और सारी सुविधाओं से वो मतलब जो है महरूम है, उसकी सुविधा है ही नहीं। तो मैं बड़ा देख के आश्चर्यचकित हुआ कि संविधान ने एक व्यवस्था करी कि भाई जो है आरक्षित वर्ग का आदमी भी नेतृत्व करे, ये एक व्यवस्था करी ताकि वो कम से कम जो पिछड़ा आरक्षित गरीब जो समाज है उसकी आवाज़ को उठा सके। लेकिन आज जो है 77 से लेके 2021 तक बात करें तो लगभग कितने साल हो गए? अपने 44-45 साल हो गए। 44-45 साल के रिजर्वेशन की व्यवस्था के बावजूद भी उस बस्ती में आज तक सड़क नहीं बनी, उस बस्ती में आज तक सीवरेज का कोई प्लान नहीं है, उसमें लाइटें लगी वो सही तरीके से नहीं लगी, वहाँ बिजली पानी सारी समस्याओं से ग्रसित है। तो क्या वो देश के नागरिक ने? तो मेरा ये कहना कि ऐसे ये भी एक भाव मेरा रहेगा कि प्रॉपर सम्मान कम से कम, और मेरा भी नहीं, पूरे राजस्थान में और पूरे भारत के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि आपको आरक्षण का प्रावधान जिस संविधान के तहत हुआ है उसके प्रति वफादारी निभाना भी आप सीखें। तभी आप जो है सच्चे अर्थ में समाज सेवी बन पाओगे, सच्चे अर्थ में जनसेवक बन पाओगे। जब आप अपने कुनबे का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हो तो आम लोगों का क्या सम्मान करोगे आप लोग? ठीक है ना? तो ये भाव भी इंसान को यहाँ रखना चाहिए। इसी भाव से मैं आपको बीच में बात कहना भूल गया था। तो पुनः आपका शिव जी, आज आपने मुझे मौका दिया, मेरी बात को जनता के बीच पहुंचाने का मुझे अवसर दिया, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और सुजानगढ़ की जनता को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि आप निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग आगे आ रहे हैं और अच्छा नेतृत्व आपको मिलेगा। आपकी बात जो है उचित प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने का एक माध्यम जो बनेगा और सक्षम निर्णय वाला नेतृत्व आपको मिलेगा। इस आशा के साथ मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। बहुत अच्छी बात कही आखिर में कि जिन लोगों ने पिछले लगभग 40 वर्षों तक नेतृत्व किया सुजानगढ़ में और जिस पावर से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस आरक्षण व्यवस्था से उन्होंने चुनाव लड़ा और जो ताकत जिस व्यक्ति ने दी, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी,
उनकी मूर्ति तक यहाँ पर नहीं लगा पाए, उनके नाम से कोई संस्थान तक यहाँ पर नहीं खोल पाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक पीड़ा भी थी साथ में, और ये सत्यता भी। एशियन सुलग मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।